एवरीबॉडी, स्वागत है आपका लर्न विद ईआर डॉट अथर जमाल सीरीज में। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अनएम्प्लॉयमेंट। इस सेशन में हम अनएम्प्लॉयमेंट, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट के क्या इम्पैक्ट होते हैं और क्या कॉजेस हैं, और इसके लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए हैं, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक आपके लिए यूपीएससी, एमपीएससी, स्टाफ सिलेक्शन और इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट जो हैं उनके लिए क्या फ़ायदेमंद हो सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे और इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को एट द एंड लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अनएम्प्लॉयमेंट से। तो अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है? देखिए, जनरली अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में डिस्कस करें तो अनएम्प्लॉयमेंट को हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट और इनवॉलेंट्री एम्प्लॉयमेंट। अब वॉलेंट्री एनवायरनमेंट क्या होता है? स्वैच्छिक बेरोजगारी। मतलब जो खुद से बेरोजगार, खुद के मन से क्या है, बेरोजगार रहना चाहता है। दैट इज अ पर्सन इज आउट ऑफ जॉब ऑन हिज ओन चॉइस। खुद के मन से बेरोजगार है, मतलब उसको काम नहीं करना है, या इधर ही वांट्स अ हायर वेज और डोंट वांट टू वर्क एट ऑल। मतलब या तो किसी ज्यादा कमाई वाली जॉब के तलाश के लिए रुका है, इसलिए काम नहीं करना चाहता, या वो सच में काम करना ही नहीं चाहता। इसको क्या बोलते हैं? वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। देन आता है इनवॉलेंट्री एम्प्लॉयमेंट। इनवॉलेंट्री एम्प्लॉयमेंट मीन सिचुएशन वेयर अ पर्सन इज विलिंग टू वर्क। मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां पर आदमी क्या करना चाहता है, काम करना चाहता है एक जायज कीमत पे, और ये वाजिब कीमत पे क्या करना चाहता है कि काम करना चाहता है, बट अनेबल टू फाइंड द वर्क ड्यू टू द फैक्टर्स बियॉन्ड हिज और हर कंट्रोल। पर उसे क्या हो रहा है? जॉब नहीं मिल रहा है। मतलब एक पर्सन है जो काम करना चाहता है फिर भी उसे काम नहीं मिल रहा है, तो इस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट को क्या बोलते हैं? इनवॉलेंट्री एम्प्लॉयमेंट। तो जब हमारे कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट कैलकुलेट किया जाता है कि कितने लोग बेरोजगार हैं, तो क्या वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री दोनों अनएम्प्लॉयमेंट को कंसिडर किया जाता है? नहीं, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट को कंसीडर नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्हें काम मिल रहा है फिर भी नहीं कर रहे। तो इस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट को जब भी हमारे कंट्री का अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस कैलकुलेट किया जाता है तब कंसीडर नहीं किया जाता। कंसीडर किसको किया जाता है? सिर्फ इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट को, अस्वैच्छिक बेरोजगारी। देन टाइप्स ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप कौन कौन से, वेरियस टाइप्स है, तो एक एक करके सभी टाइप्स को हम डिस्कस करते हैं। पहला है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। अब साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, इसका रिलेशन बिजनेस साइकिल से है या ट्रेड साइकिल से है। तो देखो, जब बिजनेस साइकिल में क्या होता है, इनिशियली बिजनेस क्या होता है, स्टार्ट होता है, स्टार्ट होने के साथ बिजनेस बूम जाता है, और एक बार बिजनेस में क्या एक फेज आता है जहां पर क्या होता है, बिजनेस डाउनग्रेड होने लगता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? रिसेशन। और एक ऐसा टाइम आता है जब बिजनेस पूरी तरह से डाउन हो चुका होता है, जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं, फिर अगेन रिकवरी में जाता है, फिर तो ये बिजनेस साइकिल चलती रहती है। तो इसमें साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहा था, ऑकर्स ड्यूरिंग द रिसेशन और डिप्रेशन। तो रिसेशन और डिप्रेशन में ऐसा क्या हो जाता है कि साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाता है? क्योंकि रिसेशन और डिप्रेशन में क्या होता है, बिजनेस में डिमांड क्या होती है? कम होने लगती है। जब डिमांड कम होने लगती है तो क्या होता है, कंपनी अपने लेबर कॉस्ट को कट करने का सोचती है, और लेबर कॉस्ट को कट करने के लिए वो क्या करती है, अपनी कंपनी के कुछ लेबर्स को निकाल देती है। जैसे हमने सब प्राइम क्राइसिस में, लाइक 2008 में हमने आईटी इंडस्ट्रीज में देखा, काफी रिस्ट्रिक्शन आई तो काफी लोगों को कंपनी से निकाल दिया। तो इस तरह क्या होता है, जब भी रिसेशन और डिप्रेशन आता है बिजनेस में, तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, कुछ वर्कर्स को हम निकाल देते हैं, या ज्यादातर वर्कर्स को भी निकाल देते हैं। तो इस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। देन साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट फिगर्स इन इंडिया आर नेग्लिजिबल। इंडिया जैसे कंट्री में, जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज होती हैं, लाइक जो डेवलप्ड कंट्रीज है, वहां पर साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा देखने को मिलता है। इंडिया जो सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, वहां पर साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा देखने को नहीं है। इट इज अ फिनोमिना दैट इज मोस्टली फाउंड इन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी लाइक यूएस, तो वहां पर इस तरह की आपको अनएम्प्लॉयमेंट दिखने को मिलेगी। देन फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखो, इसको एक और नाम है, इसको सर्च एम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है। क्यों? देखो, व्हेन अ पर्सन इज आउट ऑफ वन जॉब एंड सर्चेस फॉर अनदर। जैसे समझो क्या है, एक पर्सन है यहाँ पर ए, ये ए नाम का पर्सन है, ये एक कंपनी में प्रेजेंट काम कर रहा है, उसे कुछ अच्छी अमाउंट मिल रही है, लाइक रुपीज, समझ लो रुपीज 1000 इसको सैलरी है। पर ये सोचता है कि ये 1000 में सेटिस्फाई नहीं है, ये एक दूसरे कंपनी में
दूसरी ए नाम का पर्सन है, समझो एक्स नाम की कंपनी में काम करता है, तो यही ए नाम का पर्सन वाई नाम की कंपनी में जाएगा तो इसको ₹2000 मिलते हैं। तो क्या करता है कि ये यहां से जॉब छोड़ देता है और यहां से जॉब छोड़ के ये ₹2000 की कंपनी जो प्रोवाइड कर रही है उसके लिए जॉब सर्च करता है, या ऐसी कंपनी सर्च करता है जो उसको ₹2000 की जॉब प्रोवाइड कर सके। तो ये जॉब छोड़ने से और इस जॉब को पाने के बीच का जो उसका अन पीरियड है जिसमें वो बेरोजगार रहता है उसको क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। दैट इज टाइम गैप बिटवीन द एक जॉब, टाइम गैप बिटवीन लिविंग ऑफ वन जॉब एंड टू गेटिंग अनदर जॉब। ओके, दिस ट्रांजिशन पीरियड इज अ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। जनरली इट इज कंसिडर एज अ वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। क्यों? क्योंकि आदमी खुद से ही जॉब छोड़ता है ना, एक जॉब छोड़ के स्विचिंग जब करता है तो एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब में जाता है, दैट इज वॉलेंट्री, वो खुद से छोड़ रहा है, उसे कोई निकाल नहीं रहा है। ओके, अगर कोई निकाल रहा है, टर्मिनेट हो गया है, फायर हो गया है, तो एक अभी जॉब छूट गई उसकी और दूसरी जॉब सर्च कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होता है? इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकती है। देन सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल जैसे नेम सजेस्ट करता है कि सीजन की वजह से, देखो तो ये ऑकर सर्टेन सीजन ऑफ द ईयर, ये सीजन ऑफ द ईयर में होता है। जैसे देखो एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर में काम 12 महीने नहीं होते। जब एग्रीकल्चर का पीरियड आता है जैसे खरीफ एंड रब, तो वही दो टाइम पे क्या होता है? एग्रीकल्चर फील्ड में हमको काम मिलेगा। सॉल्ट पैन मतलब जहां पर नमक बनाते हैं, नमक कब कैसे बनता है? वेपराइजेशन मेन प्रोसेस है उसका। तो देखो बारिश के मौसम में तो वेपराइजेशन होना पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे टाइम पे तो नमक नहीं बनेगा। तो सॉल्ट पैन में जो काम कर रहे हैं वो लोग भी क्या हो रहे हैं? या शुगर मिल, शुगर मिल जब गन्ने का टाइम होता है तभी शुगर मिल में ज्यादा काम रहेगा। तो इस तरह से क्या होता है? सीजनल एम्प्लॉयमेंट, या शुगर इंडस्ट्रीज जो है वहां पर भी शुगर केन के टाइम पे ही क्या होता है? जॉब क्रिएट होती है। देन डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज, ये देखो इसे समझो, ये बहुत अच्छा सा अनएम्प्लॉयमेंट का एक टाइप है। देखो, मोर पीपल्स आर एम्प्लॉयड देन एक्चुअली नीडेड। अब देखो समझो यहाँ पर एक खेत है या फार्म है, वहां पर एक फार्मर है ए, वो फार्मर अपने बीबी बी के साथ काम करके इस फार्म में 100 क्विंटल्स ऑफ वीट प्रोड्यूस करता है। ओके, और यहीं पर देखो उसी फॉर्म में अगर ये ए नाम का फार्मर अकेले काम करे तो भी 100 क्विंटल ऑफ वीट प्रोड्यूस करता है। तो पहला केस देखो, जब उसकी वाइफ उसके साथ थी, उसकी बीवी उसके साथ थी, तो भी वो कितना 100 क्विंटल ऑफ वीट प्रोड्यूस कर रहा था। जब वो अकेले काम कर रहा था तो भी 100, मतलब इसके बीवी का होना ना होना कुछ था ही नहीं, ना के बराबर था। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है सेकेंड लाइन में? पर्सन सीम्स विजिबल बट हिज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज जीरो। तो इस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट को क्या बोलते हैं? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, प्रच्छन्न बेरोजगारी। Then underemployment. Underemployment means employed but not befit पोजीशन, befitting पोजीशन, मतलब एक जॉब तो मिल गई है पर जिस लेवल की जॉब उसे उसके लायक है वो लेवल की जॉब नहीं मिली। दैट इज सैलरी करस्पॉन्डिंग टू क्वालिफिकेशन इज नॉट इन। जैसे क्या हो गया, एक बीकॉम का बंदा है, जस्ट आपने उसको क्या कर दिया है? खड्डा खोदने के काम पे लगा दिया। अब ये बीकॉम है तो ये क्या होगा? इसकी अकाउंटेंट होना चाहिए या क्लर्क या कुछ, आपने इसको खड्डे खोदने पे लगा दिया। तो ये जैसे स्विगी का एक एग्जांपल है। स्विगी में एक मेराज नाम का पर्सन है जो कि पोस्ट ग्रेजुएट है इन कॉमर्स, पर वो क्या कर रहा है? डिलीवरी बॉय। तो एक पोस्ट ग्रेजुएट होकर भी वो क्या कर रहा है? डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है। इट इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बट क्या है ये? किसके अंदर आ जाता है? अंडर एम्प्लॉयमेंट के अंदर आ जाता है। देन टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स मैंस आर रिप्लेस बाय दी मशीन्स। अब आदमी का काम क्या करने लगे? मशीन्स करने लगे। तो इसकी वजह से क्या हो गया? एक अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गया। तो देखो ये WF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2018 में एक रिपोर्ट पब्लिश की, जिस रिपोर्ट का नाम था फ्यूचर ऑफ जॉब्स। तो इसमें रिपोर्ट में उन्होंने लिखा 75 मिलियन मैनुअल वर्कर्स जॉब्स विल बी लॉस्ट। 75 मिलियन मैनुअल वर्कर के जॉब्स लॉस्ट होने वाले। क्यों? क्योंकि इस रोबोटिक्स की वजह से। पर इसने एक और मतलब कुछ बातें उसने ऐसी कही जिस जो मतलब धक्कादायक है, पर उसने कुछ बातें ऐसी भी लिखी है जो एक
नया मतलब आशा देती हैं। कौन सी? 133 मिलियन जॉब्स विल बी क्रिएटेड इन द रोबोट रिपेयर प्रोग्रामिंग, रोबोट की प्रोग्रामिंग के लिए। पर इसमें क्या बात आ गई कि अगर रोबोट की प्रोग्रामिंग करनी है, रोबोट को रिपेयर करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्किल सीखना पड़ेगा। तो अभी टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्या होता है, हम एक मतलब अनस्किल्ड से एक स्किल्ड की तरफ हमें क्या होना है? शिफ्ट होना पड़ता है, तब हम टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट को बीट कर सकते हैं। देन ओपन और स्ट्रक्चरल इन्वायरमेंट। यहाँ पर क्या होता है? लैक ऑफ जॉब होता है। अब लैक ऑफ जॉब इस वजह से नहीं होता है कि मार्केट में जॉब प्रोड्यूस ही नहीं हो रही है, जॉब है ही नहीं। यहाँ पर क्या होता है, जो कैंडिडेट होता है वो जॉब अवेल नहीं कर पाता। क्यों? ड्यू टू दी स्किल और क्वालिफिकेशन इनसफिशियंट। ओके, क्वालिफिकेशन या स्किल उसके पास क्या होती है? इनसफिशियंट, जिसकी वजह से मार्केट में जो भी जॉब अवेलेबल है उसे ले नहीं पाता। जैसे समझो एक कंप्यूटर साइंस का ग्रेजुएट है, वो ग्रेजुएट हुआ है, उसने लैंग्वेज सीखी है C++, पर मार्केट की डिमांड क्या है? जावा और पाइथन। पर जावा और पाइथन तो उसे आते नहीं, तो क्या होगा? उसे मार्केट का जॉब मिलेगा नहीं। तो क्या हो जाता है यहाँ पर? कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम को हमें क्या करना पड़ेगा? थोड़ा करंट मार्केट जो डिमांड है उससे समझ के उस तरह से हमारे करिकुलम को एडजस्ट करना पड़ेगा, तो हम इस तरह के ओपन और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट को बीट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। देन हम अगला टॉपिक देखने वाले हैं, दैट इज मेजरमेंट ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट है या दुनिया में कहीं पर भी हो, उसे मेजर कैसे करते हैं? तो अनएम्प्लॉयमेंट मेजर्स इन टर्म्स ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अगर आपने अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैलकुलेट कर ली, तो इसका मतलब क्या कर लिया आपने? अनएम्प्लॉयमेंट कैलकुलेट कर लिया। तो इंडिया में, अभी हम बात करते हैं इंडिया स्पेस, तो इंडिया में ये काम करता कौन है? इंडिया में ये काम करता है NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। और इसका फॉर्मूला है अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर्मूला इज इक्वल टू अनएम्प्लॉयड पीपल। अनएम्प्लॉयड पीपल मतलब यहां पर कौन से? वो वाले आएंगे, सिर्फ इनवॉलेंट्री। कौन से आएंगे? इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड। ओके, मतलब जो अस्वैच्छिक रूप से बेरोजगार है, वो नहीं, जो खुद काम करना ही नहीं चाहते। ओके, वो लोग नहीं आएंगे यहाँ पर। और लेबर फोर्स, लेबर फोर्स मतलब क्या? इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड प्लस एम्प्लॉयड। ओके, पर ये एम्प्लॉयड में कौन से एम्प्लॉयड? सिविलियन एम्प्लॉयड। इसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, डिफेंस वाले एम्प्लॉयड पर्सन नहीं कंसीडर किए जाते लेबर फोर्स में। ये पॉइंट याद रखना आपको, ये एग्जाम में MCQ में पूछता है। एम्प्लॉयड कौन सा? सिविलियन एम्प्लॉयड, डिफेंस वाले नहीं। ओके, इन दोनों को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाएंगे तो परसेंटेज के फॉर्म में हमें क्या मिलती है? एक वैल्यू मिलती है, जो क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता है। जैसे 2016 की NSS 2015, हाँ 16 की 17 की जो रिपोर्ट आई थी NSSO की, वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट 7.1% दिखाया, पर ये रिपोर्ट कब पब्लिश हुई? जाके 2019 में। तो हमें पता चला हमारे कंट्री में पिछले 45 साल में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रहा है, तो ये 7.1%। तो इसी तरह से क्या होता है, हम जो भी कैलकुलेट करने के जो बात जो वैल्यू आती है उसको परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं, और यही क्या होता है? हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता है। अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो मेजर करते हैं उसके कुछ अप्रोचेस हैं, तरीके हैं। वो कौन कौन से? पहला है यूजुअल स्टेटस अप्रोच। अब इस यूजुअल स्टेटस अप्रोच में क्या होता है? द अप्रोच एस्टिमेट ओनली दोज पर्सन एज अनएम्प्लॉयड। ये कि अप्रोच क्या कहता है? उन्हीं लोगों को एम्प्लॉयड कहता है हु हैड नो गेनफुल वर्क फॉर अ मेजर टाइम ड्यूरिंग द 365 प्रिसीडिंग द डेट ऑफ द सर्वे। अब इसके मतलब समझिए, समझो देखो आज सर्वे हो रहा है, टुडे। अगर टुडे इस पर्सन पे सर्वे करने आ गए, तो NSSO इसके पास आएगा, इसके पिछले 365 दिन का रिकॉर्ड मांगेगा इससे, और पिछले 365 डे में ये देखेगा कि इसको गेनफुल वर्क मिला हुआ है कि नहीं। गेनफुल वर्क मतलब साल के ज्यादा से ज्यादा दिन उसने काम किए है कि नहीं, ये फाइंड आउट करेगा। अगर वो ज्यादा से ज्यादा काम किया है साल के, मतलब 180 या उससे ज्यादा दिन ऐसे कुछ उसने काम किए, 184 85 डेज से ज्यादा कुछ काम कर गया, तो उसको बोलेंगे आप एम्प्लॉयड हो, आप अनएम्प्लॉयड नहीं। क्यों? क्योंकि साल के ज्यादा से ज्यादा दिन आप काम कर रहे हो। तो ये अगर जो इससे कम काम करेगा
तो क्या हो जाएगा, अनएम्प्लॉयड हो जाएगा। वीकली स्टेटस, ओके, तो यहाँ पर वीक में टेस्ट होता है, ये यूजुअल में क्या होता है, एनुअल टेस्ट होता है साल के हिसाब से, वीकली में किसके, वीक के हिसाब से। तो दिस अप्रोच रिकॉर्ड्स ओनली दोज पर्सन एज अनएम्प्लॉयड हु डिड नॉट हैव गेनफुल वर्क even for an hour on any day of the week preceding to the date of the survey। ओके, मतलब देखो यहां पर सर्वे हो रहा है तो आज से एक हफ्ते पहले की रिकॉर्ड दिया, अगर पिछले एक हफ्ते में एक भी दिन उसने 1 घंटे का काम नहीं किया है तो वो क्या हो जाएगा, अनएम्प्लॉयड हो जाएगा। ऐसे डेली स्टेटस अप्रोच, इसमें क्या होता है, अनएम्प्लॉयड स्टेटस ऑफ द पर्सन इज मेजर्ड ईच डे रेफरेंस इन अ रेफरेंस वीक। अ पर्सन हैज नो गेनफुल वर्क इवन फॉर 1 आवर इन अ डे, तो उसको क्या होता है, अनएम्प्लॉयड। यही बात हमने वहां वीकली में भी डिस्कस की थी। ओके, देन कॉजेस ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखो अनएम्प्लॉयमेंट तो है, हमने तरीके भी सीख लिए कि कैसे मेजर किया जाता है, कौन कौन से अप्रोचेस है, पर ये अनएम्प्लॉयमेंट है तो इसके कारण क्या है। सबसे पहली बात, द लार्ज पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया। इंडिया का इतना ह्यूज पॉपुलेशन, और उतने जितनी ह्यूज पॉपुलेशन और जिस रेट से पॉपुलेशन ग्रो हो रही है उतने रेट में जॉब की प्रोडक्शन, ओके, जॉब प्रोडक्शंस नहीं हो रही, जॉब उतने बन नहीं रहे हैं। तो इससे क्या हो जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है। मतलब पॉपुलेशन और जॉब प्रोडक्शन के बीच में जो गैप क्रिएट हो रहा है वही क्या होता है, यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है। देन लो और नो एजुकेशनल लेवल एंड ओकेशनल स्किल ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। अब यहाँ पर देखो जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट भी हो रहे हैं तो वहां पर उन कैंडिडेट्स में वो ओकेशनल स्किल नहीं है जो इंडस्ट्री को चाहिए। द नेक्स्ट, inadequate state support, legal complexities, and low infrastructure, financial and market linkages to small and cottage industries or the small businesses। अब यहाँ पर स्मॉल बिजनेस, हमारे जो एमएसएमईज हैं उनको इतना फाइनेंस इनएडिक्वेट स्टेट सपोर्ट भी नहीं है, स्टेट्स का ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता, कुछ लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना अच्छा नहीं है, और उनके फाइनेंशियल जो लोन मिले उनको, क्योंकि जो छोटे उद्योग होते हैं, तो देखो जो घर में टोकरी बना रहा है या ऐसे माइक्रो एंड स्मॉल स्मॉल इंडस्ट्री, जो उनके लोन लेने में भी काफ़ी तकलीफ आती है, तो उनके लोन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उनका बिजनेस ग्रो नहीं हो पाता, तो जिसकी वजह से क्या होता है, वो एक लेवल तक ही लिमिटेड रह जाते हैं। तो वहां पर क्या होता है, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होता है एमएसएमईज में। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जिस रेट से पॉपुलेशन बढ़ रही है उस रेट से वहां पर क्या होता है, जॉब का जनरेट नहीं हो पाता है, कहाँ पर, एमएसएमईज में, एज कंपेयर टू जो हमारी अदर इंडस्ट्रीज है, हाई स्किल इंडस्ट्रीज है। देन ह्यूज वर्कफोर्स एसोसिएटेड विद द इनफॉर्मल सेक्टर। अब इनफॉर्मल सेक्टर से हमारा ज़्यादा से ज़्यादा, अब इनफॉर्मल सेक्टर क्या है, ये हम जब नेक्स्ट सेशन करेंगे उसमें डिस्कस करेंगे कि इनफॉर्मल सेक्टर और ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स क्या है। तो इनफॉर्मल सेक्टर, ह्यूज वर्कफोर्स इज एसोसिएटेड विद द informal sector due to the lack of required education skills which is not captured in the any अनएम्प्लॉयमेंट डेटा। अब ये जो इनफॉर्मल सेक्टर में जो लोग काम करते हैं ना, उनके रिकॉर्ड्स को एम्प्लॉयमेंट डेटा में कंसिडर नहीं किया जाता, या वो काउंट ही नहीं है, एनएसओ से उसे काउंट ही नहीं कर पाता है। जैसे अब इनफॉर्मल सेक्टर में डोमेस्टिक हेल्पर होते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं, तो इनका जो डेटा है, इनकी एम्प्लॉयमेंट डेटा में कैलकुलेट नहीं होते, जिससे क्या होता है, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का जो इंडेक्स है वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट होता है। The syllabus taught in a school and the colleges being not as per the current requirement of the industries, ये बात हमने पहले भी डिस्कस कर ली। This is the main cause of the structural unemployment। Then inadequate growth of the infrastructure and the low investment in the manufacturing sectors, hence restricting the employment potential of the secondary sectors। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, इन्वेस्टमेंट कम है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जिसकी वजह से क्या होता है, जॉब सेकेंडरी सेक्टर्स में जॉब जनरेट नहीं हो रहे हैं। पर इसको भी ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग स्कीम्स किए हैं, वो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। देन इम्पैक्ट ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट का इम्पैक्ट क्या, पहला इम्पैक्ट यही कि प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। जहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से ही क्या आती है, पॉवर्टी आती है, गरीबी आती है। अगर लोगों को काम ही नहीं मिलेगा तो क्या होता है, हाथ में पैसा ही नहीं आएगा, पैसा नहीं आया तो क्या होगा, पॉवर्टी, ओके, गरीबी आ जाएगी और इंसान गरीबी रेखा के नीचे जाने लगेगा। देन यंग पीपल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इंडल्ज इन लीगल एंड द रॉन्ग एक्टिविटीज फॉर अर्निंग मनी। क्या होता है, बहुत देर तक क्या हो, काम ना मिले, अनएम्प्लॉयमेंट, तो जो यूथ है वो बहुत जल्दी मैनुपुलेट हो जाता है,
वो मैनिपुलेट होके क्या होता है, इलीगल और रॉन्गफुल चोरी, डकैती, इन सारी चीजों में क्या हो जाता है, इन्वॉल्व हो जाता है। क्यों? क्योंकि पैसे चाहिए रहता है। दस दिस ऑल्सो लीड टू द इंक्रीज इन द क्राइम इन द कंट्री। देन unemployed person can easily be impeached by the anti-social element. अब anti-social element, this make them to lose faith in a democratic values of the country। अब देखो क्या होता है, जब बेरोजगारी हो जाती है तो इंसान क्या होता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है। फ्रस्ट्रेट होने के बाद ऐसे लोग क्या होते हैं, कुछ हमारे सोसाइटी में एंटी सोशल एलिमेंट भी होते हैं, जो गवर्नमेंट के खिलाफ भड़काना, डेमोक्रेटिक वैल्यूज के खिलाफ भड़काना, ये गवर्नमेंट ये कुछ नहीं कर रही है, कुछ नहीं। तो इससे क्या होता है, फिर एक हमारा डेमोक्रेटिक में फेस चला जाता है। देन फिर क्या होता है, प्रोटेस्ट, ये सारी चीजें, फिर गवर्नमेंट के अगेंस्ट सारी बातें, फिर ये क्या होता है, कंट्री में एक न्यूसेंस का माहौल क्रिएट हो जाता है, जिस जो हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए क्या है, अच्छी बात नहीं है। क्योंकि इसके आगे चल के क्या होता है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटीज क्रिएट होती हैं। तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम के लिए, तो सारी चीजें देखो आके कहाँ रोक रही है, अनएम्प्लॉयमेंट पे रोक रही है। तो अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बेसिक है किसी भी कंट्री के लिए। अगर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाए तो सारी प्रॉब्लम्स लगभग अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। इसलिए तो एक स्टेटमेंट है, देयर इज नो political independence without the economic independence। Then it is often seen that the unemployed people end up getting addicted to drugs and alcohols or attempt suicides, leading to losses to human resources of the country। अनएम्प्लॉयड पर्सन एडिक्टेड भी हो जाते हैं, ड्रग्स के हो जाते हैं, अल्कोहल के हो जाते हैं, फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कुछ सुसाइड कर लेते हैं, कुछ घर आते हैं, मारपीट करते हैं, बच्चों को मारते हैं, चिल्लाते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स कहाँ से होती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट से। देन इट ऑल्सो अफेक्ट्स इकोनॉमी ऑफ द कंट्री एज अ वर्कफोर्स दैट कुड हैव बीन गेनफुली एम्प्लॉयड टू जनरेट रिसोर्स actually get dependent on the remaining working population, thus escalating the socio-economic cost for the state। अब देखो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से होता है, अब हमारी गवर्नमेंट है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे, तो गवर्नमेंट भी का काम होता है जो अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं उनके लिए कुछ करना। तो वो रोजगार भत्ता नाम का एक ऑप्शन है। तो हम क्या करते हैं, जब वहां पर या गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स के लिए काम करती है तो वहां पर गवर्नमेंट का कुछ पैसा खर्च होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सोशियो इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होता है, स्टेट का जाता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, कंट्री का जो ज्यादा पैसा आ रहा है, जो टैक्सेस से पैसा आ रहा है, वो कहीं ना कहीं सोशियो इकोनॉमिक चीजों पे ज्यादा खर्चा हो जा रहा है। तो क्या होता है, अदर के डेवलपमेंट के लिए पैसे नहीं बचते हैं। तो इस तरह से देखो, फॉर इंस्टांस 1% इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस द जीडीपी बाय 2%। अगर एम्प्लॉयमेंट में 1% का भी इजाफा हो या 1% भी इंक्रीमेंट हो तो हमारी जीडीपी क्या होती है, 2% से डिक्रीज हो जाती है। तो अनएम्प्लॉयमेंट कितना बड़ा लॉस है कंट्री के लिए। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है इसके लिए, वैसे एज अ हम अपने स्किल्स को डेवलप कर ही सकते हैं, अपने आप को मतलब इंडस्ट्री के कॉम्पिटेबल बना सकते हैं। पर गवर्नमेंट भी इसके लिए क्या कर रही है, तो वो देखते हैं कि स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने क्या क्या किया, 1980 से हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है। तो पहला क्या किया हमने, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये स्कीम लॉन्च की गई थी 1980 में, टू क्रिएट फुल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द रूरल एरिया। रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट, अब रूरल एरिया में जिस भी तरह से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकती है, जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, माइक्रो माइक्रो स्केल इंडस्ट्रीज, या जो एग्रीकल्चर से एग्रीकल्चर अलाइड जो इंडस्ट्रीज है, ये छोटे छोटे एम्प्लॉयमेंट है, वो जनरेट कैसे करना है, इसकी ट्रेनिंग भी दी जाती थी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट में। देन ट्रेनिंग ऑफ द रूरल यूथ फॉर द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जिसको ट्राइसम करके बोलते थे। तो यहाँ पर क्या हो जाता, तो जो रूरल वर्कफोर्स होता था या जो यूथ होते थे, स्पेशली 18 से 35 ईयर्स वाले, ओके, उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ट्रेनिंग दी जाती थी कि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं या कैसे खुद की कुछ फॉर्म स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर प्रायोरिटी एससी और एसटी यूथ को और वुमेन्स को दी जाती थी ज़्यादातर। देन रेस्टी एंड आर यू डी से थी। इसका देखो, सबसे पहले ये तो स्टार्ट किया था श्री धर्मस्थल मंजुनाथेश्वर एजुकेशनल ट्रस्ट, सिंडिकेट बैंक और केनारा बैंक ने मिलकर 1932 में। ओके, यह क्या फुल फॉर्म है, रूरल डेवलपमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये क्या करते थे, जो रूरल एरियाज में जो यूथ हैं, ओके, या जो वर्क फोर्स है वहाँ को, उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ट्रेनिंग देते थे। जैसे आजकल एनएसडीसी काम कर रहा है, नेशनल
स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। उसी तरह से ये उस टाइम पे गवर्नमेंट नहीं था, पर ये 3 बॉडीज ने मिलके बनाया था। देन रूरल सेक्टर now managed by banks with the active cooperation from the government of the India। देन नेक्स्ट जो सबसे बड़ी स्कीम है, एम्प्लॉयमेंट स्कीम अभी तक हमारे कंट्री में, वो 2005 में लॉन्च की गई, ये मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा। इट इज एम्प्लॉयमेंट स्कीम, कब 2005 में लॉन्च की गई। ये क्या करता था, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता बाय गारंटिंग अ मिनिमम ऑफ 100 डेज वर्क। ये साल में एक फैमिली के एक मेंबर को 100 डे का वर्क क्या करेगा, प्रोवाइड करता था। ओके, देन इससे क्या होता था, दिस एक्ट प्रोवाइड राइट टू वर्क टू पीपल। देन इसके बाद आया PMKVY, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, 2015 में इसे लॉन्च किया गया। क्यों, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इंडियन यूथ को टू टेक अप इंडस्ट्री रिलेवेंट स्किल ट्रेनिंग दैट विल हेल्प देम इन सिक्योरिंग अ बेटर लाइवहुड। तो इंडस्ट्री रिलेवेंट ट्रेनिंग इंडियन यूथ को प्रोवाइड करने के लिए, ये तो नाम में दिख रहा है ना, कौशल, कौशल मतलब क्या, स्किल। देन स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया 2006 में, क्यों, प्रमोट एंड नर्चर एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस द कंट्री और स्पेशली इन अ यूथ। एंड स्टैंड अप इंडिया स्कीम, ये क्या है, एक लोन फैसिलिटी स्कीम है, 2006 में इस चालू किया गया, विद बिटवीन 10 लाख टू 1 करोड़ की जो लोन्स हैं वो आपको दी जाती है, एटलीस्ट 1 SC और ST बोरोवर एंड एटलीस्ट 1 वुमन बोरोवर इन अ ग्रीनफील्ड इंडस्ट्री। ग्रीनफील्ड मतलब जो अभी जस्ट नहीं, फ्रेश स्टार्ट। तो ये था हमारे एम्प्लॉयमेंट के पार्ट से। नेक्स्ट जब सेशन हम इकोनॉमिक्स का करेंगे तो उसमें हम ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर्स, इनके बारे में बात करेंगे, और गवर्नमेंट की इनको डेवलप करने के लिए या इससे रिलेटेड गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो और पढ़ते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में। ओके, थैंक यू।